बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आज का टॉपिक बहुत अहम है। आपने इस टॉपिक को गौर से सुनना है, आपने मेरे इस लेक्चर को गौर से सुनना है। आज मैं आपको कम्बिनेशन एंड परमुटेशन में बड़ा बेहतरीन डिफरेंस बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह ये मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि सारी इकट्ठी बातें सर शाहिद बलोच के अलावा किसी बंदे ने आपको आज तक ऐसे नहीं बताई या नहीं पढ़ाई। ये खुद ही थोड़ी देर बाद वक्त ही फैसला कर देगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आए ज़रा देखिएगा, सुनिएगा मेरे लेक्चर को। अभी बच्चों में कम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ कि चीज़ों के कम्बिनेशन जो हैं वो कैसे बनाते हैं। लेकिन कम्बिनेशन से पहले मैं एक बार फिर अपना जो मैंने लेक्चर परमुटेशन का बेसिक लेक्चर दिया था, पहले तो आप उसको सुन लें अगर तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं परमुटेशन क्या था। मेरे वो लेक्चर को जाकर आप दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, वरना फिर यहां पे देख लें। लेट वी हैव टोटल n थिंग्स। परमुटेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल n थिंग्स होती हैं। इन परमुटेशन वी सेलेक्ट r थिंग्स। n में से हम r सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बात सिर्फ सिलेक्शन तक महदूद नहीं है। परमुटेशन में दो काम करते हैं, एक सिलेक्शन, फिर उस सिलेक्शन पर हम डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीकों से अरेंजमेंट्स भी बनाते हैं। ये देखिएगा, सेलेक्ट आर थिंग्स ईच टाइम एंड मेक अरेंजमेंट्स। उन्हीं आर थिंग्स की फिर अरेंजमेंट भी बनाते हैं। यानी परमुटेशन में दो काम होते हैं, एक सिलेक्शन, फिर उस सिलेक्शन की क्या करते हैं, अरेंजमेंट भी बनाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ दीज आर थिंग्स, आर चीजें सेलेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं आर चीजों की क्या है, अरेंजमेंट भी बनाते हैं। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। और परमुटेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड विद NPR और PN, R। और इसका बच्चों ये फार्मूला है, NPR दैट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। ये मेरा आप परमुटेशन वाला लेक्चर जाकर देखें तो उसमें मैंने ये प्रूफ करवाया है बकायदा। और एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल भी यही है, उधर से भी देख सकते हैं। मैंने दो तरीकों से करवाया था, प्रूफ में अलग मेथड से और क्वेश्चन में अलग मेथड से। सिमिलरली मैं थोड़ी देर बाद कम्बिनेशन के फार्मूले को भी दो तरीकों से प्रूफ करवाऊंगा, आप इसको भी देख लेना जैसे आपको इजी लगे। मैं इन दोनों में पहले फर्क बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये बड़ी अहम बात है। अब इसका फर्क का पता चलेगा इस बात का कि इन परमुटेशन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमुटेशन में ऑर्डर बहुत अहम है। मैंने इस बात पर पहले भी जिक्र किया था, बट इतना जोर नहीं दिया था परमुटेशन के वक्त। आज मैं कम्बिनेशन के वक्त इस बात पे बहुत अहम डिस्कशन करने जा रहा हूं, बड़ा जोर देना है मैंने इस बात पर। आज जब मैं कम्बिनेशन का टॉपिक कराऊंगा तो कम्बिनेशन के टॉपिक के वक्त इस बात पर मैंने आज जो है बड़ा अहम जोर भी देना है, डिस्कशन भी करनी है। और कंपैरिजन के वक्त इस बात में आपको फर्क का पता चलेगा कि ये बात मैंने पहले अभी नहीं की थी, इसलिए कि समझ नहीं आनी थी। लेकिन अब मैंने कम्बिनेशन के टॉपिक पर ऑर्डर कहाँ जरूरी होता और कहाँ जरूरी नहीं होता, ये मैंने अभी बताना है। तो आए अब हम कम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं, जरा सुनना है बातों को। लेट वी हैव टोटल n थिंग्स, हमारे पास n चीजें हैं। इन कम्बिनेशन वी जस्ट, प्लीज गौर कीजिएगा, वी जस्ट टेक सिलेक्शन। कम्बिनेशन में जस्ट हम सिलेक्शन लेते हैं आर थिंग्स की ईच टाइम। इसमें आगे हम उन चीजों की फिर अरेंजमेंट्स नहीं बनाते, डिफरेंट वेज में अरेंजमेंट नहीं बनाते। जस्ट हम क्या करते हैं, इन कम्बिनेशन वी जस्ट टेक सिलेक्शन, हम सिर्फ सिलेक्शन बनाते हैं। टेक लफ्ज लिख लें या मेक लिख लें, वी जस्ट मेक सिलेक्शन, टेक सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स ईच टाइम। लेकिन उन आर थिंग्स की आगे हम अरेंजमेंट नहीं बनाएंगे। परमुटेशन में तो हम अरेंजमेंट भी बनाते हैं, लेकिन इधर जस्ट हमने सिर्फ सिलेक्शन करनी है, उनकी आगे अरेंजमेंट नहीं लेनी बनानी। क्या मतलब, आए आगे देखते हैं गौर से।
द कम्बिनेशन इज डिनोटेड बाई NCR, टोटल N थिंग्स है। C स्टैंड्स फॉर कम्बिनेशन, R जो हमने उसमें से सेलेक्ट की हैं, इसको यूं भी डिनोट करते हैं और यूं भी डिनोट करते हैं। इधर P मीन परमुटेशन, NPR यानी परमुटेशन ऑफ R थिंग चूजन फ्रॉम N, परमुटेशन ऑफ R थिंग्स चूजन फ्रॉम N। यहां combination of R things chosen from N, C stands for combination, इसको यूं भी डिनोट करते हैं और यूं भी। चैप्टर 7 में जो इसके बाद हमने करना है उसमें इससे नोटेशन को यूज किया जा रहा है चैप्टर 7 में, लेकिन चैप्टर 6 में हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे। ये दोनों एक ही बात है। ये वाली नोटेशन ज्यादातर चैप्टर 7 में हम मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये वाली नोटेशन यूज करेंगे। ये कॉम्बिनेशन जो है ये चैप्टर 7 में भी यूज हो रहा है। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है NCR का? n फैक्टोरियल। इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल। इसको याद कैसे करना है? ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स मैं इसका प्रूफ अभी बाद में कराता हूं। पहले अब मैं वो डिस्कशन जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मैं आपको ऐसी डिस्कशन बताऊंगा कि आपको सुनकर मजा आएगा और आप कहेंगे कि वाकई ये सारी बातें इकट्ठी किसी ने सर शाहिद बलोच के अलावा किसी ने नहीं बताई। आए जरा गौर से देखें वो क्या बातें। कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जबकि परमुटेशन में हम कहते हैं ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब? आए ये बात अब क्लियर करता हूं मैं। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसमें ऑर्डर जरूर मैटर करता है। मिसाल के तौर पर मैं डिफरेंट एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लेट वी हैव 3 लेटर्स, हमारे पास बच्चों 3 लेटर्स हैं। ये 3 लेटर्स देकर ABC आपको कोई बंदा 2 तरह के क्वेश्चन देता है इन लेटर्स के साथ। क्वेश्चन 1 ये है मेक ऑल पॉसिबल वर्ड्स। उसने कहा मेक ऑल पॉसिबल वर्ड्स, सुनिएगा गौर से, इन 3 लेटर से बनने वाले ऑल पॉसिबल वर्ड्स बनाओ। दूसरा सवाल, ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। दूसरा सवाल कहता है मेक ऑल पॉसिबल ट्राइएंगल्स जी फ्रॉम दीज लेटर्स। 2 सवाल है। एक सवाल में वो कह रहे हैं कि इन्हीं लेटर से आप वर्ड्स बनाएं, अल्फाज बनाएं। कितने अल्फाज बनते हैं? फिर वो कहता है इन्हीं 3 लेटर से ट्राइएंगल्स बनाएं। ट्राइएंगल्स कितनी बनती है? अब देखें चीज एक ही है ABC, लेकिन इनसे लफ्ज वर्ड्स कितने बनते हैं, इनसे ट्राइएंगल्स कितनी बनते हैं। आए जरा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फर्क बताने जा रहा हूं, और कीजिएगा। मैं पहला सवाल करता हूं। 3 लफ्ज हैं ABC, उनमें से सिलेक्शन भी तीनों की करनी है, तो मैंने तीनों की सिलेक्शन कर ली। अब इस सिलेक्शन की आपस में अरेंजमेंट्स बनानी है। सिलेक्शन मैंने कर ली, 3 लफ्ज थे तो तीनों में से एट ए टाइम तीनों ही लिए, लेकिन इन 3 लेटर से आगे अरेंजमेंट्स क्या बनेंगी? तो स्टूडेंट्स रिकॉल करें, जैसे मैंने 1 2 3 के साथ परमुटेशन का जब मैं करवा रहा था तो उधर मैंने नंबर्स की बात की थी। नंबर्स की बजाय आज मैं अल्फाज की बात कर रहा हूं, वर्ड्स की। तो नंबर से आप रिकॉल करें, 6 अरेंजमेंट्स बनी थी, ऐसे याद करें 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, ऐसे 6 अरेंजमेंट्स बनी थी। लेकिन आज 6 अल्फाज बन रहे हैं, 6 वर्ड्स बन रहे हैं। जैसे एक लफ्ज ये बना कैब, कब्बा, बक्का, बक। इस तरह से आप उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ना जाएं, जस्ट ये देखें कि हमारे पास एक सिलेक्शन से, इस सिलेक्शन में 3 लेटर्स हैं, एक सिलेक्शन से 6 वर्ड्स बने, 6 वर्ड्स बने हैं। यानी अगर किसी सिलेक्शन में 3 लेटर्स हों, किसी सिलेक्शन में 3 लेटर्स हों, तो उन 3 लेटर से ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या बनेंगी? 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो ये 6 अल्फाज बने। पहले
पार्ट का जवाब, पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि सिलेक्शन एक थी, लेकिन उस सिलेक्शन में लेटर्स 3 है। 3P3 ये एक सिलेक्शन थी, लेकिन 3P3 उससे जो अल्फाज बने हैं वो 6 बने हैं। सिलेक्शन एक थी, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिलेक्शन एक थी। 3P3 उसमें 3 वर्ड्स थे, तो उसमें 6 अल्फाज बने। अच्छा, अब आए दोबारा, इन 3 लेटर्स की सिलेक्शन की मैंने, ABC सिलेक्शन कर ली, लेकिन इनसे ट्राइंगल्स बनानी है। सिलेक्शन एक हो गई, ट्राइंगल्स बनानी है। अब ट्राइंगल में ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्या मतलब? आए ट्राइंगल में बच्चों यहां पे A लिख लूं, मैं यहां पे B लिख लूं, या यहां पे मैं C लिख लूं, A यहां पे लिख लूं, C यहां पे लिख लूं, B यहां पे लिख लूं। मतलब मैंने किसी स्टूडेंट को बुलाया और मैंने कहा इसको पढ़ो, तो वो पढ़ता है ABC ट्राइंगल। फिर मैंने उसको बाहर भेज दिया, दोबारा उसको बुलाया और यहां पे मैंने A यहां पे पहले लिखा था और B यहां पे, C यहां पे मैंने मिटाकर, अब मैंने उसको कहा कि भाई जरा इस ट्राइंगल को पढ़ दो, वो आकर पढ़ेगा ट्राइंगल ABC। फिर मैंने इनको मिटा दिया, मैंने उसी बच्चे को दोबारा बाहर भेजकर फिर बुलाया और मैंने कहा जरा ये पढ़ो, ये क्या चीज है, ये भी आके कहेगा ट्राइंगल ABC। यानी ट्राइंगल के अंदर ये ऐसे ट्राइंगल में शेप जो भी बना लें, जैसे मर्जी बना लें, A यहां पे लिखूं, A यहां पे लिखूं, A यहां पे लिखूं, B यहां पे लिखूं, या B यहां पे लिखूं, या B यहां पे लिखूं, ABC जहां मर्जी रख दूं, ट्राइंगल में ये बात मानी नहीं रखती। चलना एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ABC जहां मर्जी रख लो। मिसाल के तौर पे आप रिकॉल करें, ये एक पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, जो रेक्टेंगल कह लें, जो मर्जी कह लें, पैरेललोग्राम। इसमें आप कभी आप याद करें ABCD, किसी बच्चे को मैं कहता हूं क्या ये पैरेललोग्राम है, वो कहेगा सर ये ABCD पैरेललोग्राम। फिर मैं कहूंगा क्या ये ABCD पैरेललोग्राम है, वो कहेगा यस। इट मीन ज्योमेट्री में नाम मानी नहीं रखता। ABC जहां मर्जी लिखने, उससे फर्क या असर नहीं पड़ता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ऑर्डर जरूरी है। लफ्जों में, डिजिट्स में ऑर्डर जरूरी है, यानी डिजिट्स में भी उन चीजों को आगे पीछे हेरा फेरी करने से उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ता है। इसी तरह लफ्जों में भी, अल्फाज में भी ए को आगे पीछे करने से उसका मानी, उसकी प्रोनाउंसिएशन बदल गई, उसका मानी बदल गया। लेकिन ट्राइंगल्स में, ज्योमेट्री में, कमेटियों में, टीम्स में चीजों को बदलने से, ये मैं अल्फाज इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन में चीजें यूज हो रही हैं। ज्योमेट्री में, टीम्स में, कमेटियों में, ग्रुप्स में चीजों को आगे पीछे चेंज करने से असर या फर्क नहीं पड़ता। जैसे ट्राइंगल है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल है, तो इनमें नाम बदलने से उस पे असर या फर्क नहीं पड़ता। इट मीन इन जैसी चीजों पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो चीज जिसमें ऑर्डर मैटर ना करे वो कॉम्बिनेशन है, और वो चीज जिसमें ऑर्डर मैटर करे वो परमुटेशन है। इसमें चीजों के नाम बदलने से उसके मानी पे असर या फर्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम ABC, पैरेललोग्राम ABC, उससे असर या फर्क नहीं पड़ता। इट मीन इधर ऑर्डर मैटर नहीं करता। इट मीन ये 6 ट्राइंगल इससे हम बनाएंगे इसी तरह से, लेकिन वो 6 की 6 ट्राइंगल मीनिंग एक ही देंगी, उनका मतलब या मकसद एक ही होगा। तो वो फिर 6 ट्राइंगल नहीं होंगी, वो ट्राइंगल क्या होगी, एक ही होगी। इट मीन इनसे मैं जस्ट एक सिलेक्शन लूंगा, एक ही सिलेक्शन वो उसमें काउंट होगी, लेकिन इधर उस सिलेक्शन से आगे अरेंजमेंट 6 बन रही हैं। तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दैट इज परमुटेशन, लेकिन जस्ट सिलेक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन। तो देखो बच्चों, आप गौर करो, 3P3 लें, प्लीज सुनना है, 3P3 लें तो वो आंसर आ रहा है 6, लेकिन कैलकुलेटर से
3C3 लें तो आंसर आ रहा है 1। यही वजह हमने सिलेक्शन ली, आगे उसकी अरेंजमेंट नहीं बनाई, वो आंसर 1 आएगा। 3C3 1 आएगा। ये मैं कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन निकालना बताऊंगा, लेकिन 3P3 6 आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है, ये 1 क्यों आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये भी मैं बताने जा रहा हूं कि ये 1 क्यों आ रहा है। तो आए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये 1 क्यों आ रहा। ये एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मजीद और चीजें क्लियर होंगी कि कॉम्बिनेशन में फिर ये 1 क्यों वैल्यू आई थी, 3C3 1 क्यों बना था। लेट वी हैव 4 लेटर्स। अब 3 की बजाय मैंने 4 लेटर ले लिए और इसमें से थोड़े थोड़े करके पिक करने हैं। पहले तो मैं सारे के सारे पिक कर रहा था, अब इसमें से चंद एक पिक करने हैं। लेट वी हैव 4 लेटर्स ABCD। नंबर 1, हम इसमें से क्या करते हैं, इफ वी सेलेक्ट 2 लेटर्स ईच टाइम एंड मेक अरेंजमेंट। हर बार इसमें से 2 लेटर्स लेने हैं और उन 2 लेटर्स की फिर आगे अरेंजमेंट भी करनी है। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट हो, दोनों चीजें इकट्ठी हो तो परमुटेशन होता है। आए, अब चूंकि मैंने 2 लेटर्स लेने हैं तो मैंने 2 बॉक्सेस बना लिए। अब पहले बॉक्स के लिए यहां या यहां आप देखें हमारे पास कितने चॉइसेस हैं। ये मैं बात बड़ी डिटेल से बता चुका हूं, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं। ये बच्चों परमुटेशंस होंगे, तो इसमें मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 चॉइसेस है। मैं यहां चाहूं A लिख लूं, यहां चाहूं B लिख लूं, यहां चाहूं C लिख लूं, यहां चाहूं D लिख लूं। इस पहले बॉक्स में इधर या इधर जो मर्जी लिख लें, जहां पे मर्जी लिख लें, मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। अब फर्ज कर लो मैंने ये चॉइस अवेल कर लिया, मैंने ये बॉक्स पे चॉइस अपना लिख लिया। लेट इन 4 लेटर्स में से मैंने ABCD में से कोई एक लेटर लिख लिया। पीछे मेरे पास कितने लेटर्स बचे, यहाँ पे 3 लेटर्स बचे हैं। उन 3 में से कोई एक लेटर मैंने यहां लिखना है, तो मेरे पास कितने चॉइसेस होंगे, मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। सो फॉर फर्स्ट बॉक्स वी हैव 4 चॉइसेस एंड फॉर सेकंड बॉक्स वी हैव 3 चॉइसेस। जब ये बॉक्स मैंने भर लिया, उधर से एक लेटर भी चला गया और ये बॉक्स भी लॉक हो गया। जो भी लेटर इधर आपने लिखा होगा, फर्ज कर लो यहाँ पे आपने B लिखा है, तो B का ऑप्शन खत्म हो गया और ये बॉक्स भी भर गया। पीछे मेरे पास 3 लेटर बचे और ये प्लेस 1 है, तो मैं 3 में से जो मर्जी इधर लेटर लिखूं। 3P1 आप चेक कर लें, 3P1 वो 3 है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 चॉइसेस, तो मेरे पास यहाँ पे 3 चॉइसेस बनेंगे। लेकिन ये 4 लेटर्स हैं और ये मेरे पास पहला बॉक्स है। पहले बॉक्स में आपके पास 4 लेटर थे, 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। 4P1 आप चेक कर लें, 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। 4P1 चेक कर लें, वो 4 है। आपने फिर यहाँ से जो है एक लेटर सिलेक्ट कर लिया, कोई भी एक लेटर आपने यहाँ पे लिख लिया, B लेटर यहाँ पे लिख लिया। पीछे 3 लेटर बचे, 3 में से अब कोई एक लेटर सिलेक्ट करना है, तो 3P1 चेक कर लें, वो 3 है। सो दैट्स वाई, इस अंदाज से भी देख सकते हैं। दैट्स वाई पहले बॉक्स में मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, दूसरे बॉक्स में मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। सो ऑल अरेंजमेंट्स कितनी बनी, 4 into 3, दैट इज ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट 12 है। अब ये कैसे 12 अरेंजमेंट्स बनी, आए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये 12 अरेंजमेंट्स कैसे बनी। हर बार आपने एक सिलेक्शन करनी है और उस सिलेक्शन से हर बार आपने 2 लेटर की सिलेक्शन करनी है और उस सिलेक्शन से फिर अरेंजमेंट बनानी है। हर बार आपने इन 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स की सिलेक्शन करनी है और फिर उन 2 लेटर्स की अरेंजमेंट्स बनानी है। गौर करना, 4 लेटर्स में से बच्चों आपने ये 2 लेटर सेलेक्ट किए, सिलेक्शन ले ली, ये एक सिलेक्शन है और इस सिलेक्शन की आगे अरेंजमेंट्स बनानी है। AB सिलेक्शन है, ये एक सिलेक्शन है, ये एक सिलेक्शन है और इसकी आगे अरेंजमेंट्स बनाई तो वर्ड्स बनेंगे AB एंड BA, ये 2 वर्ड्स बने। फिर A के साथ आपने एक और सिलेक्शन ली, AC सिलेक्शन, ये एक सिलेक्शन है, इससे भी 2 वर्ड्स बने। सिलेक्शन 1, वर्ड्स 2। AD एक सिलेक्शन है, उससे 2 वर्ड्स बने, हर सिलेक्शन से 2 वर्ड्स बन रहे हैं। फिर BC एक सिलेक्शन है, उससे ये 2 वर्ड्स बने। BD एक सिलेक्शन है, उससे ये 2 वर्ड्स बने, अरेंजमेंट्स। CD एक सिलेक्शन है, उससे ये 2 वर्ड्स बने, अरेंजमेंट। इट मीन आपके पास बच्चों वर्ड्स बन गए, ये गिन लो, वर्ड्स बन गए 12
हर सिलेक्शन में 2 लेटर्स हैं। अगर मैं हर सिलेक्शन में कितने लेटर्स हैं? 2। अगर मैं इन 12 लेटर्स को, इन 12 अरेंजमेंट्स को, इन 12 वर्ड्स को 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर लूं तो मेरे पास ये जो 6 आई है चीज, ये कॉम्बिनेशन है। 12 परमुटेशन है, अरेंजमेंट या परमुटेशन 12, लेकिन इन 12 अरेंजमेंट्स को मैं हर सिलेक्शन में जितनी टोटल चीजें, हर सिलेक्शन में कितनी चीजें हैं? 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड करूं, ये 6 मेरे पास कॉम्बिनेशन बने हैं। क्या मतलब? सिलेक्शन बनी है। आए ये देखो, ये ए बी एक सिलेक्शन है, ये एक सिलेक्शन है, ये एक सिलेक्शन है, ये एक, ये एक, ये एक। अगर मैं सिर्फ सिलेक्शन गिनूं तो सिलेक्शन गिन लो, देख लो 1 2 3 4 5 6 सिलेक्शंस हैं। लेकिन हर सिलेक्शन में 2 अरेंजमेंट हैं। हर सिलेक्शन में कितनी अरेंजमेंट है? गौर कीजिएगा, अगर मैं सिलेक्शन को एक्स नाम दूं, सिलेक्शन को एक्स नाम दूं, हर सिलेक्शन में कितने डिजिट्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 2। सिलेक्शन मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल, मेरे पास अरेंजमेंट्स बन रही हैं, परमुटेशन बन रही है। गौर कीजिएगा, ये मैंने बड़ा खास जुमला लिखा है। ये जुमला बुक में लिखा हुआ है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। लेट, ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन के अंदर अरेंजमेंट्स हर बार 2 लेटर्स हैं, 2 फैक्टोरियल, तो ये फिर टोटल क्या बनी? ये 2 परमुटेशन, ये परमुटेशन बन गई। ये टोटल क्या बनी? ये परमुटेशन बन गई। सिलेक्शन इनटू 2 फैक्टोरियल, हर चीज में कितने लेटर्स हैं? 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो ये परमुटेशन बन गया। गौर कीजिएगा, अभी सुनना है बात को। अब आगे चलें। मैंने ये कहा कि ये देखो, सिलेक्शन वर्ड से वर्ड्स को चेंज करें तो मानी बदल रहा है, लेकिन ये जो सिलेक्शन है, फर्ज कर लो सिलेक्शन को मैं सेगमेंट कर रहा हूं, ए और बी लेटर से सेगमेंट तो एक ही बनेगा। आप ए बी सेगमेंट लिख लें या बी ए सेगमेंट लिख लें। ए बी लिखते हैं, आप याद करें ज्योमेट्री में ए बी सेगमेंट या बी ए सेगमेंट लिखने से फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर्स में फर्क पड़ता है। ये सेगमेंट की बात है। दिस इज जस्ट वन कॉम्बिनेशन। इट मीन ए बी या बी ए अगर वर्ड्स में देखा जाए तो ये 2 अरेंजमेंट्स हैं, सेगमेंट में देखा जाए तो ये एक सेगमेंट है। दूसरे लफ्जों में ये कह लो कि ये ए बी या बी ए कॉम्बिनेशन एक है, कॉम्बिनेशन एक है क्योंकि ये इस सिलेक्शन से बना है, लेकिन सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन एक है। इसी तरह ए सी या सी ए, ये कॉम्बिनेशन एक है, ये एक ग्रुप है। यानी इसमें ये चीज मैटर नहीं करती कॉम्बिनेशन में कि आपने पहले किसको सिलेक्ट किया और बाद में किसको, जस्ट आपने ए बी सिलेक्शन कर ली, ए बी सिलेक्शन कर ली। तो कॉम्बिनेशन में ये ए बी या बी ए एक चीज है, जैसे ये सेगमेंट है। लेकिन अगर वर्ड्स में देखा जाए तो ये 2 वर्ड्स हैं, वर्ड्स में फिर ये परमुटेशन बन जाता है। तो 4 ये सिलेक्शन है, यूं समझ लें 4 सिलेक्शंस हैं और हर सिलेक्शन में 2 वर्ड्स हैं, जबकि उन 2 वर्ड्स का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो एक कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। अब आगे चलें। फर्ज कर लो मेरे पास 4 लेटर्स हैं और इनमें से मैं 3 लेटर हर बार सिलेक्ट कर रहा हूं और उन 3 लेटर्स की फिर आगे अरेंजमेंट बना रहा हूं। तो मेरे पास सिलेक्शंस कितनी बनेगी इन 4 लेटर से? पहली सिलेक्शन में मैंने डी नहीं लिया, ए बी सी लिया, हर बार 3 लेटर ले रहा हूं और इन 3 लेटर से आगे मैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना रहा हूं। अभी बच्चों मैंने बताया था ना कि 3 लेटर्स हो तो उनसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी बननी है? 3p3। तो ये देख लो मैंने 6 वर्ड्स बनाए। इन 3 लेटर्स के साथ वर्ड्स 6 बने, लेकिन इन 3 लेटर्स के साथ ट्राइंगल 1 बनेगी, यानी कॉम्बिनेशन 1 बनेगा, परमुटेशन 6 बनेंगे इस एक सिलेक्शन में। फिर एक ये सिलेक्शन है, इसमें अरेंजमेंट्स यानी वर्ड्स 6 बनेंगे, परमुटेशन 6 बनेंगे, लेकिन इनसे भी ट्राइंगल एक ही बननी है, ए बी डी ट्राइंगल। इसी तरह से ये एक सिलेक्शन है, इसमें वर्ड्स 6 बनेंगे, अरेंजमेंट हर एक में 3p3 6 वर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन ट्राइंगल 1 बन रही है। इसी तरह से ये 6 वर्ड्स बन रहे हैं, ट्राइंगल 1 बन रही। तो गौर कीजिएगा ये बात मैंने क्या लिखी हुई है। अब बच्चों जब आप 4 में से 3 लेटर्स लेते हैं तो इस बॉक्स के लिए 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज, अगले बॉक्स के लिए 3 पॉसिबिलिटीज, एक एक
कम होता जाएगा, रूल ऑफ डिक्रीज होता जाएगा। रूल ऑफ डिक्रीज याद करें ना, इस बॉक्स के लिए 4 ऑप्शन, इस बॉक्स के लिए 3, इस बॉक्स के लिए 2। फर्ज कर लो यहाँ पे आपने, मैंने 3 बॉक्सेस इसलिए बनाए कि मुझे सिलेक्ट 3 करने। यहाँ पे आप इन चारों में से कोई एक लेटर लेंगे, ले सकते हैं। जब आपने ये बॉक्स भर लिया तो पीछे 3 लेटर रह गए, इसके लिए 3 ऑप्शन होंगे। जब ये भी बॉक्स भर लिया, इधर से एक लेटर भी लिख लिया, तो फिर पीछे 2 लेटर रह जाएंगे, इस बॉक्स के लिए 2 लेटर्स होंगे, ऑप्शन चॉइसेस होंगे। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बन रही है? 24। ये देखे मैंने ये 24 अरेंजमेंट्स बनाई हुई हैं। हर बार इन 4 लेटर में से मैंने 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो पहली सिलेक्शन मेरी ये है ABC, इसमें मैंने D नहीं लिया। दूसरी सिलेक्शन मैंने ये ली है ABD, इसमें C नहीं लिया। फिर तीसरी सिलेक्शन मैंने ये ली है ACD, इसमें B नहीं लिया। और फिर एक ये सिलेक्शन है BCD। इसके अलावा आप कोई और सिलेक्शन नहीं बना सकते। आप चेक कर लो, इसके अलावा कोई भी और सिलेक्शन बनाओगे तो वो इनमें से कोई एक सिलेक्शन से मैच करेगी। तो सिलेक्शन 4 हैं, गौर कीजिएगा, सिलेक्शन 4 हैं, लेकिन हर सिलेक्शन में अरेंजमेंट्स कितनी बन रही हैं? वर्ड्स ये बन रहे हैं, ये 6 वर्ड्स बने हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि 3 लेटर्स हो तो उनसे बनने वाले पॉसिबल वर्ड्स 6 बनेंगे। ये देख लो 6 वर्ड्स हैं। ए के साथ 2 वर्ड्स, फिर बी के साथ 2 वर्ड्स, बी के साथ आप सी और ए की जगहों को चेंज करें, BAC। जैसे आप मेरा लास्ट लेक्चर देखें ना, 6.2 का लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने लेटर्स के साथ वर्ड्स बनाना सिखाए थे। यहाँ पे भी वही चीज है। इन 3 लेटर से 6 अरेंजमेंट्स बन रही हैं, लेकिन इन 3 लेटर से ट्राइंगल 1 बनेगी। तो परमुटेशन 6, वर्ड्स 6, ट्राइंगल 1। इन 3 लेटर से परमुटेशन यानी वर्ड्स 6, ट्राइंगल 1, ABD ट्राइंगल, यहां से ABC और यहां से ABD, यानी ट्राइंगल 1 की बनेगी। इस सिलेक्शन से 6 वर्ड्स, 6 परमुटेशन, ये अरेंजमेंट मीन परमुटेशन। 6 वर्ड्स लेकिन ट्राइंगल 1, 6 वर्ड्स, ये वाले 6 वर्ड्स और ट्राइंगल 1। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन में क्या किया? कॉम्बिनेशन 24, लेकिन हर सिलेक्शन में एलिमेंट्स कितने हैं? 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो 4 मेरे पास कॉम्बिनेशन बने हैं। ये देख लो 4 ही कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन। इधर भी देखे मैंने यही काम किया था। ये 12 अरेंजमेंट्स बनी थी, 12 परमुटेशन थे, और हर अरेंजमेंट या हर सिलेक्शन में 2 लेटर्स थे, तो 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड किया तो 6 कॉम्बिनेशन बने। इधर 24 परमुटेशन यानी अरेंजमेंट्स बनी है। हर अरेंजमेंट में जो सिलेक्शन के अंदर टोटल चीजें कितनी है? 3 है। हर सिलेक्शन में 3 चीजें 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड किया तो 4 कॉम्बिनेशन बने। इट मीन अरेंजमेंट्स को, गौर से सुनना जुमला, अरेंजमेंट्स को हर सिलेक्शन में जितने चीजें होती हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर लें तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। अरेंजमेंट्स को, ये देखो 6 अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स को हर सिलेक्शन में जितनी टोटल चीजें हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो कॉम्बिनेशन बनता है। या रिवर्सली कॉम्बिनेशन को हर सिलेक्शन में जितने नंबर होते हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास परमुटेशन बनता है। परमुटेशन एक ही बात है। परमुटेशन को 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दो तो कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो परमुटेशन। इसी तरह से वहां पे भी कॉम्बिनेशन को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो तो परमुटेशन, या परमुटेशन को 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड करो तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ सिलेक्शन रखते हैं, जबकि परमुटेशन में सिलेक्शन भी होती हैं और अरेंजमेंट्स भी होती हैं। इट मींस परमुटेशन में से आप अरेंजमेंट्स को निकाल दो, अरेंजमेंट्स पे डिवाइड कर दो। परमुटेशन को आप अरेंजमेंट्स पर डिवाइड कर दो तो आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। परमुटेशन को जितनी चीजें होती हैं अरेंजमेंट के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, सिलेक्शन में जितनी चीजें होती हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये देखो 6 अरेंजमेंट्स,
सिलेक्शन में कितनी चीजें हैं? 3, 3 फैक्टोरियल 1 कॉम्बिनेशन। 6 अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट में, हर सिलेक्शन में कितनी चीजें हैं? 3, 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दो तो कॉम्बिनेशन। इट मीन परमुटेशन को, अरेंजमेंट्स को हर सिलेक्शन में जितनी चीजें होती हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो ये क्या चीज बनेगी? दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन। यानी हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी होती हैं, हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी होती हैं, हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी होती हैं, जितनी उस सिलेक्शन में चीजें मौजूद होती हैं, उस सिलेक्शन को उन चीजों के फैक्टोरियल से, उस तादाद के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, उस सिलेक्शन को उस तादाद के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो आपको परमुटेशन मिलता है। सिलेक्शन फिर तादाद के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो परमुटेशन मिलता है। सिलेक्शन में जितनी चीजें, सिलेक्शन में जितनी चीजें हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो परमुटेशन बनता है। और रिवर्सली या रिवर्सली जितने परमुटेशन बनते हैं, हर सिलेक्शन में जितनी तादाद है, परमुटेशन को उस तादाद के फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलता है? कॉम्बिनेशन बनता है, मिलता है। तो आए इसी बात को अब हम हेल्प लेते हुए, इसी बात की मदद लेते हुए हम ये फार्मूला प्रूव करेंगे। मैंने ये फार्मूला 2 तरीकों से आपको प्रूव करके समझाना है। मैं इस चीज को यहां से मिटाता हूं, बाकी ऐसे ही रहेगा और मैं ये फार्मूला आपको समझाता या कराता हूं। इसका प्रूफ करते हैं। ये थोड़ा सा प्रूफ थोड़ा सा आपको कंजस्टेड लगेगा, लेकिन मैंने प्रीवियस चीजें जो लिखी थी उनको मैंने मिटाया नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ में फिर आपको ये सामने चीजें होंगी तो बड़े आराम से, बड़े आसानी से आपको समझ आएगी। दैट्स वाई ये चीज मैंने नहीं मिटाई बच्चों। मैंने प्रूफ एनसीआर का एक ये वाला मेथड, 2 मेथड से किया है प्रूफ, एक ये वाला मेथड और एक ये वाला, 2 मेथड्स हैं। ये फर्स्ट मेथड थोड़ा आपको इजी लगेगा, इससे देख लें। साथ ही जो बुक में मेथड है मैंने साथ वो भी करा दिया है। ये प्रूफ आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी है, यानी 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 यही है। तो इसको एज ए टॉपिक भी कर लें, आर्टिकल के तौर पर भी प्रूफ को कर लें। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं कराऊंगा, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, तो उसमें मैं यही बोलूंगा कि ये अभी आपने प्रूफ किया, उधर से देख ले मेरे लेक्चर से। तो प्लीज ये देखिएगा, अब आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आने वाली है एनसीआर के प्रूफ की। फर्स्ट मेथड क्या है? जैसे यहां पे मेरे पास टोटल 4 चीजें हैं, टॉपिक में मेरे पास n चीजें हैं, टॉपिक में मेरे पास n चीजें हैं और उनमें से मैंने सिलेक्ट r करनी है। इधर मैंने सिलेक्ट 3 की थी तो 3 बॉक्सेस बनाए थे, इधर मैंने सिलेक्ट r करनी है तो r बॉक्सेस बनाने हैं। लेट ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड सो ऑन, ये आरथ बॉक्स है। अब यहां पे देखें तो पहले बॉक्स के लिए उतने ही ऑप्शन होते हैं जितनी टोटल चीजें हैं। दैट्स वाई यहां पे भी पहले बॉक्स में हैं बॉक्सेस आर, लेकिन यहां पे पहले बॉक्स में मेरे पास कितने चॉइसेस होंगे, कितने वेज होंगे? जितनी टोटल चीजें। तो टोटल चीजें कितनी है? n। सो दैट्स वाई फर्स्ट बॉक्स में मेरे पास n चॉइसेस हैं। ये बेटा ऊपर NPR का फार्मूले का प्रूफ है, परमुटेशन के फार्मूले का मेरा प्रूफ देखे ना, तो ये ऊपर वही चीज है। नीचे मैंने r फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड रखा है, वेट करें बताता हूं। सो फॉर फर्स्ट बॉक्स वी हैव n चॉइसेस। फॉर सेकंड बॉक्स, चाहे इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड गिन लें या इधर से, फॉर सेकंड बॉक्स वी हैव, अब एक बॉक्स हमने भर लिया तो रूल ऑफ डिक्रीजिंग के तहत एक एक आगे काम होता जाएगा। उधर से n चीजों में से मैंने एक चीज भी इधर से सिलेक्ट कर ली, रख ली और एक बॉक्स भी भर लिया। अब सेकंड बॉक्स में मेरे पास कितने चॉइसेस होंगे? जाहिर है n में से एक चीज इधर मैंने रख ली तो पीछे n-1 चॉइसेस होंगे। तो जैसे यहां पे पहले बॉक्स में टोटल 4 चीजें हैं तो 4 चॉइसेस हैं, सेकंड में उसमें से एक काम, इधर भी सेकंड बॉक्स के लिए n में से एक काम यानी n-1 चॉइसेस हैं। थर्ड बॉक्स में मेरे पास n-2 चॉइसेस है। जैसे ये मल्टीप्लाई हमने किया, ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं प्रोडक्ट रूल के तहत, रूल ऑफ प्रोडक्ट के तहत।
यहां भी रूल ऑफ प्रोडक्ट या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत इन तमाम चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड बॉक्स में n-1 चॉइसेस हैं, थर्ड बॉक्स में मेरे पास फिर कितने होंगे, n-2 चॉइसेस हैं। इसी तरह से आगे चलते जाएं स्टूडेंट्स, जितना बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स है तो n में से 0, n-0, सेकंड बॉक्स है तो n-1, फर्स्ट है तो n-0, सेकंड बॉक्स है तो n-1, थर्ड बॉक्स है तो n-2, यानी जितना बॉक्स है यहां उससे एक लेस नंबर है। सेकंड बॉक्स है तो 1, फर्स्ट बॉक्स है तो 0, थर्ड बॉक्स है तो n-2, फोर्थ बॉक्स है तो n-3 चॉइसेस हैं। और अगर आर्थ बॉक्स है तो n-r से एक लेस, r-1। ये इस लिहाज से आप देखें ना, तो ये आरथ बॉक्स के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे, n-r-1। फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना बॉक्स है n के साथ उससे एक लेस डिजिट रखें। फर्स्ट बॉक्स है n चॉइसेस हैं यानी n-0, सेकंड बॉक्स है n-1 चॉइसेस है यानी 2-1 कर लें, यूं समझ लें। थर्ड है तो n-2 यानी 3 में से एक कम, n-2। अब फोर्थ बॉक्स होगा तो n-3 यानी 4 से एक कम। अब अगर आर्थ बॉक्स है तो n-r में से एक लेस यानी r-1 चॉइसेस है। और नीचे r फैक्टोरियल क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। जब भी बच्चों हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो हर सिलेक्शन में जितनी चीजें हैं उस फैक्टोरियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। हर सिलेक्शन में जितनी चीजें हैं, तादाद जितनी तादाद है उस फैक्टोरियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यही काम हो रहा है। मैंने चूंकि कॉम्बिनेशन लिखे हैं, एनसीआर लिखे हैं, तो हर सिलेक्शन में चूंकि हमने कितनी चीजें सिलेक्ट की हैं, आर, तो आर फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो अब आगे इसको सॉल्व करें, n-r+1 नीचे r फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल डिवाइड करने की रीजन मैंने बता दी। अब बच्चों मैंने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, इस फार्मूले को n फैक्टोरियल बनाना है। अब बच्चों n फैक्टोरियल तो तब होना था जब 1 से लेकर इससे पिछला डिजिट देखें ना, इसमें से एक लेस करें तो n-r तक प्रोडक्ट होता, 1 से लेकर n-r तक प्रोडक्ट होता। और इस प्रोडक्ट को आप कह सकते हैं n-r फैक्टोरियल। दैट्स वाई मैंने n-r फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यही बात मैंने लिखी है। तो मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद n-r फैक्टोरियल, तो ऊपर बन गया n फैक्टोरियल, नीचे ये r फैक्टोरियल, साथ n-r फैक्टोरियल। तो ये हमारा एनसीआर का हमारा फार्मूला बन गया। एक तो बच्चों है ये मेथड, ये देख लें। दूसरा जो आपकी बुक वाला मेथड है उसमें ये वाली बात यूज हो रही जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। आए सेकंड मेथड, ये देख लें, ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड से पहले स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं आपको कि ये अगर 4 नंबर का आ जाए तो इस डायग्राम से पहले आपने साथ ये बात लिखनी है कि फॉर फर्स्ट प्लेस वी हैव n choices, for first place we have n choices, for second place we have n-1 choices, for third place we have n-2 choices, for fourth place we have n-3 choices। आगे फिर आपने लफ्ज सो ऑन लिख देना है लफ्ज, और फिर लिखना है एंड फॉर आर्थ प्लेस वी हैव n- ब्रैकेट में r-1 चॉइसेस। आगे फिर कहना है सो बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी हैव टोटल कॉम्बिनेशन। आपने फिर उसके बाद ये चीज लिखकर नीचे r फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख देना है। r फैक्टोरियल लिखने की रीजन कोई नहीं लिखनी, फिर आगे ये सारी बात लिख देनी है। तो अब आए हम इसका सेकंड मेथड करते हैं, इसी का एनसीआर के प्रूफ का सेकंड मेथड करते हैं। इसका प्रूफ, लेट वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू take r objects at a time, r will be less than or equal to n, 0 is less than or equal to r 0 से बड़ा होगा और n से छोटा या बराबर होगा। let the total number of combination selection, उसको हम x कह रहे हैं, जितनी selections हैं उसको हम x कह रहे हैं। each combination, ये जुमला जरा सुनना, each combination या each selection, हर selection में
कंसिस्ट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे इधर हर सिलेक्शन में कितनी है, 3 चीजें। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी परम्यूट अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन आर फैक्टोरियल वेज। जैसे ये 3 चीजें हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करें तो ये 6 वेज बनते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि हर सिलेक्शन जो हमने आर सिलेक्शन की है, आर सिलेक्शन में अगर आर चीजें हैं ना आर सिलेक्शन में, तो उसमें वो कितने परमुटेशन बनेंगे, आर फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे, विच कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन आर फैक्टोरियल वेज। ये देख लें 6 वेज बन रहे हैं, 3 फैक्टोरियल। हर सिलेक्शन में 3 चीजें तो 3 फैक्टोरियल वेज में। ये इसीलिए मैंने नहीं मिटाया कि आपको सामने नजर आए। बुक में ये स्टेटमेंट के लिहाज से इस तरह से प्रूफ है। ये वाला जुमला जो मैंने रेड इंक से लिखा है, ये बुक में जुमला नहीं है लेकिन ये जरूरी था जुमला, गौर कीजिएगा। सो ईच कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन will give rise to r factorial permutation। हर सिलेक्शन में, जैसे ये एक सिलेक्शन है, इसमें 3 फैक्टोरियल वेज बनाए तो वो परमुटेशन बन रहा है। ईच कॉम्बिनेशन विल गिव राइज टू r फैक्टोरियल परमुटेशन। हर सिलेक्शन में उसके अगर सिलेक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं, r एलिमेंट्स हैं, तो उसके फैक्टोरियल बनाएं तो वो उतनी अरेंजमेंट्स बन रही हैं। इट मीन हर कॉम्बिनेशन को अगर हम आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन रही है, परमुटेशन। हर कॉम्बिनेशन को, हर कॉम्बिनेशन में जितने, हर कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परमुटेशन बन रहे हैं। वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी हैं उसके फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक सिलेक्शन है, इसमें 3 चीजें पड़ी हैं, 1 into 3 फैक्टोरियल, तो आपको परमुटेशन मिलेंगे। हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो परमुटेशन बनेंगे। यही बात देखें, हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या बनता है, एक परमुटेशन बनता है। इट मीन कॉम्बिनेशन into r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 परमुटेशन। ये आपकी बुक में जुमला लिखा है और इस जुमले की अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। अब कॉम्बिनेशन को मैंने x नाम दिया हुआ है, x कॉम्बिनेशन ये नाम दिया हुआ है, x into r फैक्टोरियल इज इक्वल टू npr। इस r फैक्टोरियल को इधर डिवाइड कर लें, npr ओवर r फैक्टोरियल, और npr किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल साथ r फैक्टोरियल। हर सिलेक्शन को उस सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, परमुटेशन। या रिवर्सली हर परमुटेशन को r फैक्टोरियल से डिवाइड करें, हर परमुटेशन को r फैक्टोरियल से डिवाइड करें। r फैक्टोरियल से मुराद उस सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन। दूसरे लफ्जों में इतनी बात की बजाय आप यूं भी लिख सकते हैं कि then each permutation, then from each permutation if we eliminate r factorial arrangements then we get combination। from each permutation if we eliminate r factorial arrangements then we get कॉम्बिनेशन। क्योंकि कॉम्बिनेशन सिर्फ सिलेक्शन होता है, जबकि परमुटेशन में सिलेक्शन भी होती हैं और अरेंजमेंट्स भी होती हैं। तो आप सिर्फ सिलेक्शन रखना चाहते हैं, दैट्स वाई परमुटेशन को r फैक्टोरियल पे डिवाइड कर लें तो आपको जस्ट कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन मिलेगी। इतनी बात के बाद आप डायरेक्ट ये वाला जुमला भी लिख दें, इतनी बात के बाद डायरेक्ट आप ये वाला जुमला लिख दें और आगे ये प्रूफ के सामने ये चीज लिख दें तो भी ठीक है। बुक वालों ने जरा दूसरे अंदाज में कर दिया है, उन्होंने सिलेक्शन इनटू r फैक्टोरियल करके परमुटेशन लिखा है। एंड पे जो मैं बोल रहा हूं, परमुटेशन में से अगर आप सिर्फ सिलेक्शन रखना चाहें, अरेंजमेंट्स को निकाल दें, r फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास सिर्फ फिर सिलेक्शन रह जाएंगी। दैट्स वाई npr को r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, यानी इतनी चीज ना लिखें, फिर डायरेक्ट ये लिख दें। जैसे ये देखें, यहां पे हमने ये 6 अरेंजमेंट्स थे, 6 परमुटेशन थे और इस सिलेक्शन में 3 एलिमेंट्स थे। हर परमुटेशन को हमने
3 फैक्टोरियल पे डिवाइड किया तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पे। तो इधर भी हमारे पास NPR परमुटेशन है और सिलेक्शन हमने ईच टाइम हमने R सिलेक्शन की है, उस R सिलेक्शन में R थिंग्स हैं तो R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल हमारे पास कॉम्बिनेशन बचता है, कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन बचेगी। तो इस तरह से भी प्रूफ हो सकता है, तो इस तरह से भी प्रूफ हो सकता है, डायरेक्ट आप यहां से ये कर लें या फिर यूं कर लें, जैसे आपकी मर्जी, दोनों तरह से कर लें। और इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे ये बुक में किया हुआ है, या ऐसे कर लें या फिर यूं कर लें, जैसे आपकी मर्जी। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट होता है। मैं समराइज करता हूं बच्चों, अगर आप सिलेक्शन में सिलेक्शन को हर सिलेक्शन में जितने भी नंबर एलिमेंट्स पड़े हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको परमुटेशन बनते हैं, मिलते हैं, या परमुटेशन को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, यानी हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो आपको पीछे क्या रह जाएंगी, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। दोनों तरह से बात एक ही है, आप जैसे मर्जी समझ लें। हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी हैं, हर सिलेक्शन में जितनी चीजें पड़ी हैं उसके फैक्टोरियल से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें, सिलेक्शन इनटू सिलेक्शन में जितनी चीजें हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलता है, परमुटेशन मिलता है, यानी आपके पास परमुटेशन बनता है। या फिर जितने परमुटेशन है, जो भी परमुटेशन है उसको R फैक्टोरियल से, यानी हर सिलेक्शन में जितनी चीजें हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो फिर आपके पास यानी सिलेक्शन, दूसरे लफ्जों में कॉम्बिनेशन बचेंगे, कॉम्बिनेशन बचेंगे, सिलेक्शन बचेंगे, बनेंगे। ये 4 सिलेक्शन है और इसी वजह से ट्राइंगल्स भी 4 हैं, क्योंकि हर सिलेक्शन के अगेंस्ट एक ट्राइंगल बन रही है, ABC, फिर ABD, फिर ACD ट्राइंगल और BCD ट्राइंगल। तो 4 सिलेक्शंस एंड 4 ट्राइंगल्स। बच्चों परमुटेशन से अगर हम तमाम परमुटेशन एक्चुअली 2 चीजों से बनता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अगर हम परमुटेशन में से अरेंजमेंट्स निकाल दें, सारी R फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दें, इलिमिनेट कर दें सारी अरेंजमेंट, तो पीछे सिर्फ हमारे पास सिलेक्शन बचेंगी, यानी सिलेक्शन को हम फिर कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो ये NPR ओवर R फैक्टोरियल, इट इज कॉम्बिनेशन और इट इज सिलेक्शन। तो परमुटेशन में सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स होती हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या होती हैं, सिलेक्शन होती हैं। अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने से पहले मैं इंशाल्लाह मेरे अगले लेक्चर में आप देखिएगा मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल में बताऊंगा कंपैरिजन के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और परमुटेशन के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट के होते हैं, स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम जिनको कहते हैं। तो उससे कैसे पता चलेगा कि ये सवाल NCR का है या NPR का है। तो मैं इंशाल्लाह कंपैरिजन के तौर पे एक टेबल लिखाऊंगा अपने लेक्चर में, आपको उसमें 100% समझ आएगी।